वेलकम बैक टू टेक्निक पंडित। मैं सत्यम और आज फिर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ। तो भाई मैकेनिक्स हमने स्टडी किया है बहुत ब्रीफली, बहुत अच्छे ढंग से हमने स्टडी किया है। जैसा कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देख रहे हैं कि ये पॉलिटेक्निक पंडित जो हमारी चैनल है आप लोगों का स्वागत करता है। और इसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो भाई सेकेंड सेमेस्टर का जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसको स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज के विशेष लेक्चर में। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं किसकी स्पेस की। आज हम बात करने वाले हैं स्पेस की। भैया स्पेस क्या होता है? स्पेस जगह। तो चलिए देख लेते हैं, वो वाली स्पेस नहीं, कुछ और वाली भी स्पेस है, उसको भी जगह ही बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। स्पेस इज ऑलमोस्ट सरफेस वैक्यूम विथ लो प्रेशर। क्या बोल रहा है? स्पेस इज ऑलमोस्ट सरफेस वैक्यूम विथ लो प्रेशर। स्पेस साउंड डज नॉट कैरी बिकॉज देयर हैव नॉट मोलिक्यूल्स टू ट्रांसमिट अ साउंड। कहने का मतलब क्या भैया, अगर सरफेस की बात हो तो सरफेस क्या होता है? पूरा वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मतलब क्या? कोई मॉलिक्यूल्स नहीं, कोई पार्टिकल्स नहीं, पूरा खाली। उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे। अब बात हो गई कि भैया स्पेस तो समझ लिए कि जो पूरा खाली जगह होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे। जहां एक मॉलिक्यूल भी नहीं होगा, मतलब छोटे छोटे कण पार्टिकल्स भी नहीं होंगे, अरे भाई इसको स्पेस बोलते हैं। तो भैया स्पेस में क्या साउंड ट्रेवल कर सकता है? क्या हम आपकी बात को सुन सकते हैं? तो नहीं, यही तो बात है कि स्पेस में क्या हम कर सकते हैं? साउंड को नहीं सुन सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बोला कि राजू सुन लो, तो राजू नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है जो कि हमारी बातों को राम तक या राजू तक पहुंचा सके। ठीक है, तो ये बात हो गई स्पेस की। अब देख लेते हैं कि भैया स्पेस को कैसे हम और क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, और कैसे हम और अच्छे से जानते हैं। तो आउटर स्पेस इन रीजन बायॉन्ड अ प्लैनेट एटमॉस्फेयर फॉर अर्थ। मतलब कि हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब हम जिस अर्थ के वातावरण में रहते हैं, जिस हम सराउंडिंग में रहते हैं, उसका क्या है? एक एटमॉस्फेयर, एक लेयर है। तो उस लेयर से बाद, उस लेयर के बाद वाले क्षेत्र को, उस लेयर के बाद वाले स्पेस को, बाद वाले जगह को हम क्या बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे। मतलब कि प्लैनेट जो हमारा अर्थ है, अर्थ क्या हमारा प्लैनेट है, तो प्लैनेट से बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे। अब भैया कि भाई स्पेस कितना ऊपर होता है? भाई अच्छा वाला क्वेश्चन है। तो देखिए 100 किलोमीटर्स एबव सी लेवल इन एटमॉस्फेयर। मतलब कि समुद्र के तल से, समुद्र के तल से 100 किलोमीटर ऊपर जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्पेस भैया नाम का जगह मिलेगा। ठीक है, तो स्पेस भैया नाम जगह कहाँ मिलेगा? 100 किलोमीटर जब हम समुद्र के लेवल से ऊपर जाएंगे तब। कहाँ ऊपर? मतलब अपवर्ड की तरफ। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं कि भाई स्पेस की बात यहाँ तक हो गई, स्पेस हम समझ गए। अब बात आती है टाइम की। भैया टाइम क्या होता है? तो ये जितना सारा चीज पढ़ा रहे हैं ये मैकेनिक्स के आपके सिलेबस से हैं। आप अपने सिलेबस खोलिएगा, देखिएगा, एक एक टॉपिक वाइज आपको मिलते चला जाएगा। तो देख लेते हैं कि भैया टाइम क्या होता है। स्पेस तो समझ गए, अब देखते हैं टाइम। अ पीरियड ऑफ अ मिनट, आवर, डे, इटीसी। मतलब घंटा, मिनट को हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। अगर कोई बोलता है भाई टाइम, टाइम मतलब क्या? समय। तो टाइम किसको बोल सकते हैं? मिनट, आवर या डे को हम टाइम बोलते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, हम सभी जानते हैं। आज और क्या जानते हैं हम? द टाइम इन आवर एंड मिनट सो ऑन अ क्लॉक। मतलब हमारे घड़ी में, हमारे घड़ी में क्या घंटा या मिनट होता है? पूछते भाई टाइम, तो कोई बताता अच्छा 2:15, मतलब क्या? टाइम। तो हमारे घड़ी में, ठीक है, हमारे क्लॉक में जो टाइम हो रहा है उसको भी हम क्या करते हैं? टाइम के अंदर क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब क्या करते हैं भैया, हम जानते हैं क्या? द मोमेंट व्हेन सम टाइम हैप्पी और सैड टू अरेंज टू डू समथिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब कहने का मतलब क्या कि कोई मोमेंट हो रहा है, कोई क्या कर रहा है? काम हो रहा है, कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, तो जिस पर्टिकुलर टाइम के दौरान कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं टाइम में कर रहे हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं? टाइम के अंदर डिनोट करते हैं। मतलब मान लीजिए कुछ टाइम है, कुछ वक्त क्या होता है आदमी सैड होता है, कुछ वक्त क्या होता है हैप्पी होता है। ठीक है, तो ये जो क्या एक टाइम है, एक टाइम था जब आदमी हैप्पी था, एक जब टाइम था कि क्या था? आदमी
सैड है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, टाइम के अंदर डिनोट करते हैं। और किसको, कि मान लीजिए टाइम के अंदर हम सैड है या खुश हैं या दुख है, तो उस टाइम से फिर हम अब कुछ नया करने के लिए क्या किए, स्टार्ट हुए, स्टार्टअप अपने आप को हमने रेडी किया। तो वो जो स्टार्टअप हमने रेडी किया और जहां तक हम पहुंचे उसको भी क्या करते हैं, हम टाइम के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो टाइम समझ में आ गया होगा, ठीक है। टाइम का और मेरे पास है, देखते हैं कि द मेजरमेंट, ठीक है, द मेजर्ड और मेजरेबल पीरियड ड्यूरिंग विच एक्शन प्रोसेस और कंडीशन एग्जिस्ट। मतलब क्या, द मेजर्ड जिसको मापा जा सके या जो मापनीय हो, क्या, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन मतलब कि जो हमने काम किया, ठीक है, उसको, या तो हम जो एक्शन किया, हमने जो एक्शन किया, हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोरोना काल आया, 19 में आया, 22 में खत्म हो गया, तो 19 से लेके 22 के बीच का जो समय था उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। अगर बोला जाए कि भाई कोरोना जो था वो कितने टाइम के लिए आया था, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 2 साल के लिए आया था, तो 2 साल मेरे पास क्या है, टाइम है, इसी को तो टाइम बोलते हैं। बात समझ में आया? तो हमको लगता है कि टाइम समझ गए होइएगा। टाइम इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन इन विच ऑल थिंग, मतलब कोई भी घटना घटी, उस जो घटना घटी उसकी में लगा समय को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। कोई भी घटना घटने के दौरान जितना वक्त लगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो ये सब हो गई टाइम की क्या कहते हैं, समझ। अब हम भाई जानते हैं कि भाई व्हाट इज मैटर। ये जो मैटर, मैटर नहीं है, मास है भाई, ध्यान से देख लो, मास क्या है, व्हाट इज मास, ठीक है। तो भैया मास क्या होता है, मास बहुत बड़ी बात हो गई, ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कि कोई भी थिंग जो कि बड़े पैमाने पे हो वो मास कहलाता है। तो भाई क्या, मान लीजिए आलू ले लिए और आलू का एक टैंकर बना दिए, संभव है, हो सकता है, कोई कर भी सकता है। तो कोई भी चीज का लार्ज अमाउंट, कोई भी चीज मेरे पास बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। और इन्वॉल्व अ लार्ज पीपल्स और थिंग, मान लीजिए कहीं बहुत सारे पीपल इकट्ठा हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, भाई बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़े मास में लोग वहां आए थे, मतलब क्या, बहुत बड़े मात्रा में लोग वहां आए थे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। तो अब हम और समझते हैं कि भाई मास को और अच्छे से देखते हैं। द मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स अटैच टुगेदर टू मेक अ मैटर, ठीक। भाई मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिलके क्या करते हैं, भाई मैटर को बनाते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिलके क्या करते हैं भाई, मैटर को रेडी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात होगी, मिलियंस ऑफ पार्टिकल मतलब बहुत छोटे छोटे कण मिलकर क्या करते हैं, एक मैटर को रेडी करते हैं, एक पदार्थ को तैयार करते हैं, ठीक है। और वो पदार्थ मेरा क्या होता है, मास होता है। क्या होता है, मास होता है। मिलियंस ऑफ पार्टिकल मिल के एक मैटर रेडी किए, और जो मैटर रेडी हुआ, मान लीजिए बहुत आलू, एक आलू ले लीजिए, तो आलू का छोटा 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 कण मिलकर क्या हुआ, एक आलू को रेडी किया। तो आलू का जितना द्रव्यमान है, जितना मास है, उसको हम क्या बोलेंगे, मास के अंदर कंसीडर करेंगे। जितना द्रव्यमान है उसको हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। अब और हम देखते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन पार्टिकल्स। और ये क्या डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कि उस मैटर में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वो डिपेंड करता है मैटर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है मैटर, मतलब कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब कि भाई कोई भी मैटर कब डिपेंड करेगा, जब उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कोई मेरे पास बड़ा सा, मान लीजिए कि इतना बड़ा आलू इस बार आया, तो इतना बड़ा आलू हमने साइंटिफिक ढंग से क्या किया, उपजाया। तो इतना बड़ा आलू मतलब 20 केजी का आलू, तो 20 केजी का आलू में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल जब उसके अंदर, जब तो डिपेंड करेगा किस पे, पार्टिकल्स पे। अगर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा होंगे तो आलू मेरा 20 केजी का होगा, और पार्टिकल्स कम होगा तो आलू 2 केजी का होगा, हो सकता है 10 ग्राम का भी हो। तो ये किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, अणुकण पे डिपेंड करता है। तो भाई यहां तक हमने समझ लिया मास और मैटर की डिफिनीशंस को। अब हम समझेंगे कि भैया इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, इसके गुण को थोड़ा सा हम देख लेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, इट इज इफेक्ट और रेसिस्टेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मैटर। कहने का मतलब जिसके पास मास होगा, ठीक है, जिसके पास द्रव्यमान होगा, वो क्या करेगा, किसी चीज को रेसिस्ट भी करेगा। रेसिस्ट कहने का मतलब मान लीजिए कि बॉल है, ठीक है, बॉल के पास अपना मास है, तो बॉल को हम अगर हम फेंकते हैं तो कुछ दूर जाके बाद क्या रुक जाता है। तो मतलब जिसके पास मास होगा वो क्या करेगा, किसी फोर्स को अपोज करेगा,
फोर्स को रोकेगा या क्या करेगा, रेसिस्टेड करेगा, धक्का देगा, ठीक है, उसके एक और उसको क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, किसको, फोर्स को, रेसिस्टेशन को क्या करेगा, अपने अगेंस्ट वर्क करने नहीं देगा। तो जिसके पास मास होगा, ठीक है, और क्या होगा, टू अ चेंज स्पीड और पोजीशन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और क्या होगा, इससे अगर जिसके पास मास होगा उसमें हम क्या अगर फोर्स दे दे तो क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस पोजीशन पे था, हमने फोर्स दे दिया तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो जिस इसके पास क्या था, मास था, इसके कारण क्या हो गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। और क्या हो गया, इसकी स्पीड भी चेंज हो गई। मान लीजिए कि पहले रुका हुआ था, अब मोशन में आ गया तो स्पीड चेंज हो गई, ठीक है, या पहले मोशन में था और धक्का दे दिए और मोशन में आ गया, स्पीड चेंज हो गई भाई। और क्या है, द लार्ज मास ऑफ बॉडी सिमिलरली चेंज ए प्रोडक्ट। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का मास बहुत बड़ा लार्ज है तो वो क्या कर सकता है, किसी प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है। मान लीजिए कि 20 kg का मेरे पास क्या आइस आसमान से गिरा, अगर जिसके घर पे गिर जाए क्या होगा, बूम आवाज करेगा। तो अगर मान लीजिए लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होगा, बॉडी में मास होगा तो वो किसी भी प्रोडक्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब भाई हम जानते हैं कि मास का क्या फॉर्मूला होता है, तो मास का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन ग्रेविटी, ठीक है, मास का क्या फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन ग्रेविटी। ये क्या होता है, मास का फॉर्मूला होता है, डिफिनेशन होता है। तो ये हमारा था मास, तो मास का आप जान गए। अब भाई हम जो वेट फील करते हैं, जो वजन महसूस करते हैं, किसके कारण करते हैं, तो ग्रेविटी के कारण, सबको पता होगा। और भाई ग्रेविटी होता है कितना है, तो 9.8 न्यूटन हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, लगता है, क्या लगता है, ग्रेविटी लगता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, वेट फील करते हैं, वजन को महसूस करते हैं हर एक। तो ये जो हमारा है ये क्या है, हम जानते हैं कि स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी, और ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। जैसा हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि 9.8 न्यूटन हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी को फील करते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई भाई मास की और उसकी प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करेंगे पार्टिकल्स की, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पीछे स्टडी भी किया कि भाई पार्टिकल्स, तो भाई पार्टिकल्स क्या होता है, अब हम पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। जो हमारा ये पार्टिकल्स है, तो भैया पार्टिकल्स क्या होता है, ए वेरी स्मॉल पीस ऑफ बाइट। कहने का मतलब एक छोटा सा कण या एक छोटी सी क्या कण, मतलब कण मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, कण का एक बहुत छोटा मतलब बहुत 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 ज्यादा छोटा कण को, टुकड़ा को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ए पार्टिकल्स इज द स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर, मतलब किसी भी पदार्थ का, मैटर मतलब किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का स्मॉल छोटा सा टुकड़ा को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर मैटर को रेडी करता है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल बाइट और पीसेस, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको रेडी करता है कौन, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके। छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो एक बड़ा सा बूम क्या हो जाता है, मैटर रेडी हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है। तो ये भाई किसकी कहानी है, पार्टिकल्स की कहानी है। पार्टिकल्स हमको लगता है कि आप लोग जानते हुइएगा, ठीक है, हर एक बात पे सुने पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स। तो और देख लेते हैं कि भाई ऑसिलेशंस क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल क्या होता है। भाई पार्टिकल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो द ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑसिलेट अ पार्टिकल्स स्टार्टिंग, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट मतलब अपने जगह पे क्या करना, ऊपर नीचे करना। अपने जगह पे मान लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्ट है और अपने जगह पे ही क्या करेगा, ऊपर नीचे करने लगेगा, मतलब क्या करने लगेगा, थड़थड़ाने लगेगा, ठीक है, क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, ऊपर नीचे अप एंड डाउन करने लगेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे ऑसिलेट करते हुए, अपने जगह पे वाइब्रेट करते हुए, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका पार्टिकल सबसे पहले वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब जब सबसे पहले पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है तो पार्टिकल्स के वाइब्रेट के कारण ही हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा, ऑसिलेट कर रहा है। तो हम इतनी बातों को यहाँ तक समझ गए। अब हम समझते हैं कि ये पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। अब हम समझते हैं कि भाई हमारा पार्टिकल्स जो होता है वो किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो हमारा जो पार्टिकल्स होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उस पर कोई बॉन्डेड
रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि हाँ भाई इसी एरिया में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, कोई भी एरिया में कोई भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। कौन, पार्टिकल्स। तो अब हम समझ गए भाई कि पार्टिकल्स की बातों को हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि भाई रिजिड बॉडी क्या होता है। तो हमने पिछली क्लास में बताया रिजिड बॉडी, और इसमें और अच्छे से हम आपको बताने वाले हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी सुन के ही लग रहा होगा वैसा जो थोड़ा सा क्या होगा, सख्त होगा, थोड़ा सा क्या होगा, कड़ा होगा, रिजिड, ठीक है ना। रिजिड मतलब होता है आदमी भी रिजिड हो जाता है, हटना नहीं चाहता, मतलब रिजिड मतलब क्या, हटना नहीं चाहता है आदमी भी, रिजिड हटना, अपनी जगह से नहीं चेंज होना चाहता, आई मीन रिजिड हो जाना, ठीक है। सॉलिड बॉडी इज ऑल्सो नोन एज रिजिड बॉडी, हम सॉलिड बॉडी को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। और वो क्या होता है, डिफॉर्मेबल नहीं होता है। तो भाई सॉलिड बॉडी कौन बॉडी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ईंट को ले लीजिए, तो ईंट मेरा क्या है, सॉलिड बॉडी है कि नहीं। अगर ईंट पे हम कितना भी प्रेशर दे दे, कितना भी फोर्स लगा दे, क्या वो चेंज करेगा, नहीं, कभी चेंज नहीं करेगा। और क्या वो डिफॉर्मेबल है, डिफॉर्मेबल मतलब अपनी शेप साइज को चेंज कर सकता है फोर्स लगाने पर, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसी बॉडी को हम सॉलिड बॉडी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं, जो कि अपने शेप साइज को चेंज नहीं करता है। तो यहां तक हम समझ गए बातों को। आगे हम देखते हैं, द फोर्स अप्लाइंग ऑन सॉलिड बॉडी दे डू नॉट चेंज इन शेप एंड साइज आर कॉल्ड रिजिड बॉडी। वैसा बॉडी जिसपे अगर हम फोर्स भी लगा दे लेकिन अपना शेप एंड साइज नहीं चेंज करे, जैसा कि हमने अभी बताया, वैसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका वॉल, घर का दीवार, अगर आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए वो चेंज नहीं होगा, वैसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे, मतलब अपने पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा है। आगे हम देखते हैं, applied the force same line passing through that the solid body velocity ऑफ बॉडी विल सेम, ठीक है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब कि अगर हम किसी भी रिजिड बॉडी पे क्या कर दे, फोर्स अप्लाई कर दे, तो वो क्या करेगा, उसी फोर्स को आगे क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में क्या कर देगा, भेज देगा, जाने देगा। वो ऐसा नहीं कि क्या करेगा, ये करेगा। जब हम रिजिड बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो रिजिड बॉडी भी हम पे क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, और हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को वो क्या करेगी, आगे सर्कुलेट कर देगी, पास आउट कर देगी। तो ये हम बात जानेंगे कि हमारे पास भैया रिजिड बॉडी क्या होता है, ठीक है। अब अच्छा, रिजिड बॉडी कैसा होता है, एक इमेज भी दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये वॉल है मेरा, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास वॉल है, और इस पे कोई आदमी क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, इसको कोई आदमी क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भैया फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है। फ्लेक्सिबल बॉडी, तो फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल नाम सुन के लग रहा होगा लचीला, थोड़ा सा जो मुड़ जाए आसानी से, उसको फ्लेक्सिबल बॉडी कहते हैं। तो भैया फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है, द बॉडी इज नोन एज अ डिफॉर्मेबल बॉडी, वैसा बॉडी जो डिफॉर्मेबल हो, जो कि क्या, डिफॉर्मेबल मतलब अपना शेप साइज चेंज कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी बोलते हैं। इट्स एबिलिटी टू बेंड इजली विदाउट ब्रेकिंग टू परफॉर्म, मतलब वैसा बॉडी जो कि क्या हो जाए, आसानी से परफॉर्म करे बिना टूटे हुए, बिना ब्रोकन किए हुए, मतलब इसके अंदर ये गुण होता है कि ये बिना टूटे क्या करे, परफॉर्म करे, जिस काम के लिए हम कर रहे हैं वो क्या करे, कर जाए। मान लीजिए कि मेरे पास इतने बड़ा प्लास्टिक का बॉक्स है, और हमने क्या किया, इसको दोनों तरफ से फोर्स लगाकर खींचा, ठीक है, तो ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा, ब्रोकन नहीं करेगा, मतलब टूटेगा नहीं। तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बॉडी बोलेंगे। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बॉडी बोलेंगे। तो इतना से हमको लगता है कि फ्लेक्सिबल बॉडी की बातें को आप लोग समझ गए होइएगा। फिर एक और मेरे पास है फ्लेक्सिबल बॉडी का, हम देख लेते हैं। द बॉडी अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, द फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट इफ दे चेंज on shape and size in original position is known as a flexible body, मतलब वैसा बॉडी जिसपे अगर हम फोर्स लगाए और क्या कर दे, वो अपना शेप एंड साइज को चेंज कर दे, वैसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बॉडी बोलेंगे। तो इस बात से हम समझते हैं कि फ्लेक्सिबल बॉडी अपने शेप एंड साइज को चेंज कर सकती है। अब हम एक और चीज को देख लेते हैं कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू डिफॉर्म इलास्टिकली एंड रिटर्न
टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन अप्लाइड स्ट्रेस इज रिमूव्ड। मतलब कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या कर दे, फोर्स हम लगा दे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा दे और उसके बाद अगर हम वो फोर्स हटा लेते हैं तो फिर से वो अपने पोजीशन में ही लौट जाता है, उससे वैसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडीज बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आप ये वाला इमेज देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, फोर्स लगाया, दोनों तरफ से हमने खींचा, दोनों तरफ से हमने पकड़कर खींचा, ठीक है, जैसे कि इलास्टिक, ठीक है, रबर को हम पकड़े और खींचे, आ गया आप दूसरे पोजीशंस में, ठीक है, और जब हमने छोड़ा तो फिर ये क्या होगा, अपने पोजीशन में रिटर्न आ गया। ऐसे फंक्शन करने वाले बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी बोलते हैं, जो कि वर्क करे, ब्रेक नहीं हो, टूटे नहीं, ठीक है, टूटे नहीं और काम भी परफेक्टली हो जाए, ठीक है, ऐसे बॉडी को हम फ्लेक्सिबल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारा जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पॉलिटेक्निक पंडित की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है फिर से आने वाला है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होता, हमारे साथ जुड़े रहिए और प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।